हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कमेंट का देखते हुए एंड आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए BCOS 1 एंड 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जिसका देखिए स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 साल के अकॉर्डिंग, ठीक है, 5 years के अकॉर्डिंग PY के क्वेश्चन है, जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। और ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई भी डाउट तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टा में। तो BCOS 104 ई कॉमर्स, देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन आंसर समझने से पहले हम लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है। तो देखिए, ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। समझ में आ गया? यानी कि इसका क्या अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से, नेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी बिक्री। ठीक है, क्या समझे? इलेक्ट्रिक कॉमर्स वो होता है ना, जिससे ऑनलाइन किसी चीज का क्या करते हैं हम लोग, खरीद करते हैं और बिक्री करते हैं। ठीक है, किसी चीज को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन सिस्टम से किसी वस्तुओं को खरीदना, उसे बेचना, यही सब हमारा ई कॉमर्स कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहलाएगा। समझ में आ गया? और ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। ये होता है B2C, ठीक है, B2C, B2B, है ना, C2C, बहुत सारे इसके नाम है, C2B, इस तरह से। जैसे मान लो, अगर बोला जाए B2C तो क्या समझोगे? B2C मतलब कि B से होता है बिजनेस टू, और C से होता है कंज्यूमर। ठीक, तो बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब क्या समझे? कंपनी से ग्राहक तक बिजनेस होता है। जैसे कि अमेजन थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग किया जाता है, ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है। ठीक है, और ये कंपनी से ग्राहक तक जाती है। दूसरा B2B क्या होता है? B2B में बी से मतलब बिजनेस, और टू, बी से फिर बिजनेस, मतलब बिजनेस से बिजनेस तक, मतलब नहीं समझे, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय तक। तीसरा आपको मैंने दिया C2C। C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक, और इसको हम लोग कस्टमर टू कस्टमर भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात, अ, कि ये चौथा जो है, इसका क्या मतलब है? चौथा C से कंज्यूमर, और टू, बी से बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, ग्राहक व्यवसाय से, मतलब ना समझे, ग्राहक से बिजनेस तक का, है ना। तो ये होता है। तो इसके क्या लाभ होते हैं भाई? ई कॉमर्स का देखो, ई कॉमर्स के थ्रू देखिए 24/7 हम लोग टाइम में कभी भी क्या कहते हैं, कोई भी चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं 24/7। इसमें कोई रात कोई दिन नहीं, कभी भी हम कोई काम को कर सकते हैं ना। समय और इसमें लागत की बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से बिजनेस टू वैश्विक तक, मतलब कि पूरा वर्ल्ड, है ना। तो वर्ल्ड तक पहुंचकर, मतलब वर्ल्ड में कहीं भी ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग, वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग यहाँ पर, है ना, क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वैश्वीकरण में जुड़ सकते हैं ना। पूरा विश्व में कहीं से भी कहीं कुछ भी ले सकते हैं, है ना। और उत्पादों को जो आसान तुलना यहाँ पर होती है। ठीक, इसमें आपको ई कॉमर्स में कई चीज देखने को मिलता है। कभी कभी ना ई कॉमर्स में साइबर क्राइम हो जाता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम। उत्पाद को खरीदने से पहले आप इसमें छू नहीं सकते हैं, जांच नहीं कर सकते हैं। डिलीवरी संबंधी भी समस्याएं कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो ये ऐसा ई कॉमर्स में प्रॉब्लम आते हैं। ठीक, तो भारत में भी ई कॉमर्स की कई कंपनियां, बहुत सारे, इसमें आपका एक अमेज़न का नाम भी आगे आता है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, इस सब का नाम सुने होंगे ना। तो ये ई कॉमर्स ही है। तो ई कॉमर्स समझ गए तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को समझना स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ई कॉमर्स के विभिन्न राजस्व मॉडल क्या है? इनमें से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए।
तो ई कॉमर्स के विभिन्न राजस्व मॉडल की बात करूं तो आपने क्या समझा? ई कॉमर्स के राजस्व मॉडल में आपने क्या समझा? देखो, ई कॉमर्स राजस्व मॉडल का मतलब ये हुआ कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी पैसा कैसे कमाती है, वही है राजस्व मॉडल। ठीक है, राजस्व मॉडल मतलब कि ई कॉमर्स जो कंपनी है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काम होने वाले, तो वो पैसा आखिर कैसे कमाती है, कैसे उसको अधिक पैसा होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और इनमें से कोई दो मॉडल का भी वैध कुछ कुछ दो मॉडल जिससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, तो ये आपको बताने कहा जा रहा है। तो दो मॉडल में अगर बात करूं तो ये तो समझ में आ गया कैसे क्या होता है। दो मॉडल में बात करूं तो पहला आपका यहाँ पर देखिए, पहला आता है विज्ञापन आधारित मॉडल, एडवर्टाइजिंग मॉडल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस कंपनी में इस मॉडल में कंपनी जो है कि इस मॉडल में क्या होता है, कंपनी अपनी वेबसाइट या फिर ऐप पर विज्ञापन दिखाते हैं। ठीक, तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, विज्ञापन दिखाते हैं किसी भी का, जैसे यूट्यूब में ही विज्ञापन दिखा दिया, इंस्टा कहीं भी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम में ना, गूगल में, क्रोम में, कहीं भी कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ एडवर्टाइज आ जाता है। तो ये विज्ञापन दिखाकर क्या किया जाता है, अ, पैसे को अर्न किया जाता है। ठीक, तो विज्ञापन देने वाली जो कंपनियां होती है वो वेबसाइट को भुगतान करती है, पैसा देती है, जैसे कि आप लोग मैंने बताया ना, गूगल, यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे सिस्टम, बहुत सारे ऐसे चीज है। तो वे ये होता है विज्ञापन आधारित मॉडल। और इसके जस्ट बाद आप देखो, वीडियो को रोककर इसमें जितना भी बातें लिखा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा समझाना काम है। अगला सदस्यता मॉडल, मतलब सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना। तो इसमें क्या होता है, सब्सक्रिप्शन लेके, जैसे मान लो यूट्यूब से ही सब्सक्रिप्शन ले लिया और वहां पे जितने भी ऐड आएंगे उसके थ्रू आपका काम चलेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मतलब ये क्या, आपने यूट्यूब में वीडियो डाला, यूट्यूब में आपने चैनल को मोनेटाइज किया, तो मोनेटाइज करने पर आप यूट्यूब के प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। आप इस तरह से, या बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, सिर्फ ये नहीं। ठीक, तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ में सभी आएगा। ठीक है, और देखिए अभी भी अगर आपको डाउट हो रहा है यहाँ पे कि सर आपने सही से नहीं बताया कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है, तो ध्यान से एक बार फिर से समझिए। देखो, सब्सक्रिप्शन मॉडल वह मॉडल होता है जिसमें कोई भी ग्राहक किसी सेवा या फिर सामग्री का उपयोग करने के लिए हर महीने, हर 3 महीने या फिर हर साल नियमित रूप से सब्सक्रिप्शन फीस देता है। ठीक है, यानी क्या समझा कि एक बार खरीदने के बजाय, ठीक है, समय समय पर पैसा देकर सेवा का उपयोग करना सब्सक्रिप्शन मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है जिसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे मान लो नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का भी नाम आता है। ठीक है, ऊंचे में नेटफ्लिक्स हो गया, आपका स्पॉटिफाई हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, है ना। तो और दूसरी आपके पास हो गया अमेज़न। ठीक है, अमेज़न हो गया, इसमें प्राइम मेंबरशिप लेने का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसका क्या विशेषता, इस तरह से अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, क्या उसमें क्या फायदा, तो इससे ग्राहक जो है कि नियमित अंतराल पर भुगतान करते रहता है, कंपनी को हर महीना हर साल निश्चित समय में आय मिलती रहता है। ठीक है, रिवेन्यू होते रहता है, और ग्राहक को सदस्यता अवधि तक लगातार से, मतलब कि जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बहुत लगातार उसको सेवाएं मिलती रहती है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये फायदा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख सकते हैं। सेकंड नंबर में आपका है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पर प्रकाश डालिए, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस में क्या अंतर है। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है, यहाँ पर कहा गया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, ये क्या है। तो देखिए, डिजिटल प्रोग्राम इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की अगर बात करूं तो देखिए,
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार की एक समझ लो पहल है। क्या है ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे 2015 ईस्वी में क्या किया गया, शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को डिजिटल डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना। ठीक है, ये लक्ष्य था, उद्देश्य था। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ये उनका लक्ष्य है, उद्देश्य था। ठीक, तो डिजिटल इंडिया के अगर बात करूं तो डिजिटल इंडिया के 3 प्रकार के हो। डिजिटल इंडिया की बात करूं और स्टूडेंट देखिए, डिजिटल इंडिया के तहत जो है कि सरकार का लक्ष्य होता है कि कोई भी सरकारी काम, सरकारी सेवाओं के लिए इंटरनेट के माध्यम से लोग पहुंचे। ठीक है, ताकि लोगों को सरकारी जो कि ऑफिसों में बार-बार चक्कर ना लगाना पड़े। तो ये गवर्नमेंट का ये लक्ष्य होता है। जैसे मान लो अगर जन्म प्रमाण पत्र ही बनाना हो तो क्या बार-बार आप सरकारी सरकारी दफ्तर या ऑफिस जाते हो, ठीक है, लंबी-लंबी लाइन में खड़ा होते हो, ठीक है, या दवाई का ही कोई ये बनाना हो, ठीक है, जैसे आप मेडिसिन लेने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हो, वहां पे लाइन लगते हो दूर दूर तक, है ना। तो ये सब क्या भाई, लाइन लगने के लिए बहुत देर देर तक लाइन लगते हो, फिर करते हो, बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, अ, बहुत देर तक में आप लाइन पे लगे रहते हो, बहुत भीड़ में तब काम करते हो, है ना। तो इस तरह से काम करने वाले को भी बहुत दिक्कत होता है, मतलब बहुत सारे भीड़ के चक्कर में काम करने में प्रॉब्लम भी हो जाता है, और इस तरह से आपको भी परेशानी होता है, टाइम का वेस्ट होता है टाइम। तो इस तरह से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत कोई भी काम जैसे कि आप ऑनलाइन ही करना चाह, जैसे हर काम को ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से। मान लो अगर बिजली का भुगतान करना है तो ऑनलाइन भर दिया, आने जाने की जरूरत नहीं है ऑफिस। गैस बुक करना है ऑनलाइन कर दिया, आधार या फिर पेन से जुड़ी कोई सेवाएं का उपयोग करना है तो वो ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भर सकते हो, बहुत सारा चीज समझ में आ गया। तो ये ऑनलाइन कटअप करके, है ना, ऑनलाइन पैसा कटा के आप घर बैठे कोई भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका इसके अंतर्गत आधार, क्या डिजिलॉकर, भीम ऐप, ई हॉस्पिटल, ई रिक्शा और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इससे पारदर्शिता बढ़ी, कोई काम ईमानदारी पूर्वक इसमें होने लगा, इसमें भ्रष्टाचार में कमी आई, सरकारी सेवाओं की गति में सुधार हुआ। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया अगला कि ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस में क्या अंतर है, समझे। अंतर की बात करो तो ई कॉमर्स में इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की क्या करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं कि नहीं। तो ई गवर्नेंस के माध्यम में क्या होता है, यहाँ इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती है, कोई भी सरकारी काम कर सकते हैं ई गवर्नेंस में। तो ई कॉमर्स से क्या होता है कि कोई भी बिक्री खरीद बिक्री कर सकते हैं कोई भी वस्तुओं का, है ना। और ई गवर्नेंस में सरकारी ही काम को हम लोग ऑनलाइन के थ्रू काम कर सकते हैं ना, सेवाएं मिलता है। ठीक, और ई कॉमर्स का जो है कि उद्देश्य होता है व्यापार और लाभ कमाना। ठीक, तो ई कॉमर्स का क्या उद्देश्य होता है, बिजनेस करना, बिजनेस से करके पैसा कमाना, है ना। लेकिन ई गवर्नेंस का लक्ष्य होता है समाज में नागरिकों को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से, समझ गए। और ई कॉमर्स की बात करूं तो इसमें ग्राहक और व्यवसाय क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, और इस मतलब कंज्यूमर और या कस्टमर और समझ लो बिजनेसमैन इसमें शामिल होते हैं। और दूसरी ई गवर्नेंस में क्या होता है, ई गवर्नेंस में आपका होता है गवर्नमेंट मतलब सरकार, यहाँ पे सरकार जो भी काम करता है सरकार और नागरिक के बीच काम होता है, समझ में आ रहा है। और तो दूसरी बात अगर मैं करूं तो भैया इसका ई ई कॉमर्स का काम आप ऑनलाइन शॉपिंग करके, वेबसाइट बना करके, बहुत सारे वर्क से ऑनलाइन आप ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। और ई गवर्नेंस में आपका ऑनलाइन आधार, पेन, बिजली भुगतान, पासपोर्ट सेवा, इस तरह का काम कर सकते हो। तो आपने समझा ना कि ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस क्या है, दोनों ही बहुत ही फायदे की चीज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑनलाइन फंड ट्रांसफर शुरू करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की सूची बनाइए और उनकी व्याख्या कीजिए। इसके लिए आवश्यक उपकरणों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर है ना, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का अर्थ क्या होता है पहले ये समझिए कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का मतलब होता है इंटरनेट की सहायता से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा को भेजना। ये होता है ऑनलाइन फंड ट्रांसफर। ठीक, तो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की जो मूलभूत आपकी आवश्यकताओं की सूची अगर बनाया जाए तो इसमें हम पहला नाम ले सकते हैं क्या, पहला बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में इसमें क्या, पैसे भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों के पास बैंक खाता होता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा इसमें आप ले सकते हो, दूसरा इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल भी बोल सकते हो, मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, तो मोबाइल बैंकिंग क्या समझे, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, एप्स वैप्स डाउनलोड कर लेते हो, एप्स ऐप डाउनलोड करते हो, ऑनलाइन क्या करते हो भाई, पैसा को ट्रांसफर कर लेते हो। ठीक, मान लो फोन पे बिजनेस, फोन पे स्टार्ट कर लिया आपने, क्या कहते हैं गूगल पे, ठीक, पेटीएम, तो ये आपका इंटरनेट बैंकिंग हुआ है ना, या फिर मोबाइल बैंकिंग हुआ। समझ गए आप बात, समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा में, और तीसरा इसमें आप नाम लेना चाहो, समझना चाहो तो बेनिफिशियरी, आप समझो लाभार्थी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राप्तकर्ता का नाम, बैंक खाता, आईएफएससी कोड आदि से आदि होना चाहिए, तभी ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक, अगर आपका आता है इसमें बहुत सारा अगला हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन में क्या होता है, सुरक्षित और अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट होना चाहिए जिसके थ्रू पैसा ट्रांसफर, बहुत सारा ऐसा सिस्टम है तो होता है। तो इसके लिए आवश्यक उपकरण आप का भी यहाँ पर देखो, अब देखो इसके लिए आप ना आवश्यक क्या, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक, या फिर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। समझ में आ गया, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक, इस तरह का चीज होना चाहिए, और साथ में इनके साथ साथ इंटरनेट इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मान लो वाईफाई हो गया, है ना, वाईफाई या फिर मोबाइल डाटा, ये सब आवश्यक चीजें हैं। बैंक का मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट वेबसाइट यूज करके आप काम कर सकते हो। ठीक, डेबिट कार्ड, मोबाइल नंबर जो बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, तो ये सब चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक, चलो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब देखो, ये सब आप पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो, ऑन टाइम पासवर्ड के है ना, बेनिफिशियरी यहाँ पे क्या है, ये सब चीज समझ सकते हो। तो देखो ना, यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा बताया गया है यहाँ पर। बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के लिए बैंक का मोबाइल ऐप या बैंक के आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई योनो, गूगल पे, ये सब बैंकिंग एप्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों की सूची बनाइए, उन्हें समझाइए, साथ ही वेब विकास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वेबसाइटें इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होती है जिनका उपयोग सूचना, सेवाएं, मनोरंजन
और व्यापार के लिए किया जाता है। आज के डिजिटल युग में वेबसाइटें बहुत अधिक भूमिका निभाती है। विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें उनके उद्देश्य और कार्य के आधार पर अलग-अलग होती है। सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन वेबसाइट की बात करूँ, सूचनात्मक वेबसाइटिंग की बात करूँ, तो जिनका उद्देश्य होता है उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करना, जैसे कि समाचार वेबसाइट या फिर शैक्षिक वेबसाइट। इसके बाद ई-कॉमर्स वेबसाइट भी आता है। तो ये क्या होता है? ई-कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है? यहाँ पर उत्पादों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद-बिक्री की जाती है। जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। दूसरा आप ले सकते हो इसमें अ, व्यावसायिक वेबसाइटें, बिज़नेस वेबसाइट। तो कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करती है। ये कौन? बिज़नेस वेबसाइट। और ब्रांड को बढ़ावा देती है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ठीक? तो ये क्या है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की बात करूँ तो लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम। इसके अलावा मनोरंजन वेबसाइटें हैं, एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स, जैसे कि यूट्यूब हो गया आपका, ठीक है? तो यूट्यूब भी क्या है? एंटरटेनमेंट वेबसाइट है। आदि उपयोगकर्ता की वीडियो, संगीत और अन्य मनोरंजन सामग्री प्रदान करती है इसमें, है ना? इस तरह से, ठीक है? क्वेश्चन में अगला आपका स्टेप था कि साथ ही आपको ये बताना है कि वेब विकास प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन से हैं। तो वेब विकास प्रक्रिया, समझिए, वेब विकास प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले योजना चरण, है ना, या प्लानिंग स्टेज में वेबसाइट का उद्देश्य, लक्ष्य, दर्शक और आवश्यकताएं तय की जाती है। इसके बाद डिजाइनिंग चरण या फिर डिजाइनिंग स्टेज में वेबसाइट का लेआउट और संरचना तैयार की जाती है। फिर डेवलपमेंट स्टेज में कोडिंग के माध्यम से वेबसाइट बनाई जाती है। इसके बाद आपका टेस्टिंग स्टेज आता है। इसमें वेबसाइट की त्रुटियों और प्रदर्शनों की जांच की जाती है। अंत में डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में वेबसाइट को लाइव किया जाता है और समय-समय पर उसे अपडेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आईटी आईटी है ना? आईटी अधिनियम। तो आईटी अधिनियम यानी आईटी एक्ट के तहत अपराधों और उनके दंड के बारे में विस्तार से बताइए। तो समझिए, स्टूडेंट्स, आईटी का फुल फॉर्म होता है सूचना, एंड आईटी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। मतलब नहीं समझे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्या समझे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये क्या होता है? आईसीटी, ठीक? सॉरी, आईटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या है? तो ये जो है कि आपका 2000 में ये लॉन्च हुआ, ये ना, ये कब आया? 2000 में, ठीक? तो भारत में साइबर अपराधों के लिए, भारत में समझ लो कि साइबर अपराधों को नियंत्रित करने और डिजिटल लेन-देन को कानूनी मान्यता देने के लिए ये लागू किया गया 2000 में। समझ में आ रहा है? इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को परिभाषित किया गया है और उनके दंड का क्या प्रावधान दिया गया है। इनमें आप हैकिंग का से देख सकते हो, है ना? कि प्रमुख अपराध और उनके दंड हैकिंग के, है ना? कोई बहुत से लोग है ना, ऐसे अपराधी होते हैं, वो हैक करने की कोशिश करते हैं। तो किसी कंप्यूटर या फिर नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करना, या फिर ये क्या होता है? अच्छा, बिना अनुमति का प्रवेश करना, किसी भी के भी इंटरनेट में आकर उसका डाटा को चुराना, तो या फिर डाटा को हैक करना। तो ये क्या होता है? दंड होता है, दंडनीय अपराध है ये सब करना, ठीक? तो इससे जुर्माना क्या है कि दंड इसका क्या है कि इसमें जुर्माना तो लगेगा ही, जुर्माना, कठोर जुर्माना लगेगा, ठीक है? जुर्माना के साथ-साथ उसको क्या करा जा सकता है? कारावास, कारावास दिया जा सकता है, ठीक है? है ना? इस तरह से आपका ये इसका दंड है, ये हैकिंग वाले का, ठीक? और नेक्स्ट आपका है यहाँ पे अपराधी, यहाँ पे भैया साइबर क्राइम आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसमें क्या होता है? इसमें
आइडेंटिटी का, यानी किसी किसी का पासपोर्ट चोरी कर लिया, किसी का पासपोर्ट, डिजिटल हस्ताक्षर, फिर अन्य पहचान का वो चोरी कर लिया है ना। और उनके साथ साथ आपका, ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी को चोरी कर लिया फ्रॉड करने के लिए, ठीक। तो ये सब क्या है भाई, ये धोखाधड़ी, फिर फ्रॉड या फिर गंभीर अपराध है ये, ठीक। किसी का आइडेंटिटी फिर चुरा के उसको ब्लैकमेल करना, ठीक, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया जाता है, इसके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान है, ठीक, इसके अधिनियम के अकॉर्डिंग, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद आपका आता है साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म को भी एक गंभीर अपराध माना गया है, जिसमें किसी कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके लिए अलावा अश्लील सामग्री का प्रकाशन या फिर प्रशासन, ठीक, इसको भी आप देख सकते हैं। पब्लिशिंग ऑब्ससेंस कंटेंट भी अपराध है, जिसके लिए जुर्माना या फिर कारावास कारावास दोनों दिया जा सकता है। इसके साथ-साथ ईमेल स्पैमिंग, वायरस फैलाना, डेटा चोरी जैसे अपराध भी इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। और आईटी अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर और ई रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता दी गई है, जिसमें ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस को सुरक्षा मिलती है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है कि ई कॉमर्स क्या है, तो हम लोग जान चुके हैं कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स के फायदे और नुकसान पर चर्चा कीजिए, तो ये भी है। और साथ में ई कॉमर्स किस तरह 24/7 24/7 टाइम क्या करता है, काम सेवा देता है, ठीक है। तो भाई इसके एक साथ लचीलापन आता है, इस पर क्या करना, टिप्पणी करना है। देखिए हम लोग तो ई कॉमर्स जान चुके हैं, ई कॉमर्स जान चुके हैं, इसमें पर टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग इसका ये देखिए 24/7, सॉरी, इसमें फायदा की बात करें, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करें, फायदा की अगर बात करें, फायदे की अगर बात करें, तो ये 24/7 वाली जो बात है, ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें ग्राहक किसी भी समय क्या कर सकता है, खरीदारी कर सकता है, ठीक है। कोई भी सेलिंग कर सकता है, कोई भी कोई चीज परचेज कर सकता है। इसमें दूसरा फायदा तो ये होता है ना कि अ, दूसरा फायदा आपका होता है टाइम की बचत। इसमें दूसरा फायदा क्या होता है, समय की बचत, समय और पैसा दोनों की बचत, समय और पैसा दोनों की बचत, ठीक है। समय और पैसा दोनों बचत, घर बैठे खरीदारी हो जाती है, इससे क्या होता है, समय और पैसा सभी दोनों बचता है। तीसरा इसमें फायदा ये है कि अधिक इसमें विकल्प होते हैं, अधिक क्या होते हैं, अधिक विकल्प होते हैं। एक ही जगह पर कई ब्रांड आपको दिख जाते हैं घर बैठे, है ना। और इसमें अलग अलग चीजों से आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जहां आपको अच्छा लगे वहां आप कर सकते हैं, ठीक। और चौथा तो इसमें फायदा ये कि आपको आसान, इजी कंपैरिजन, इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तुलना कर सकते हो, आसान तुलना, कीमत और गुणवत्ता की इसमें क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। भाई वहाँ इतना दाम दे रहा है, वहाँ इतना दाम दे रहा है, वहाँ का सामान ज्यादा ये है वो है। और इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, वैश्विक पहुंच बना सकते हो, वैश्विक पहुंच बना सकते हो, ठीक। तो ये तो फायदा हो गया। और इसमें क्या होता है, नुकसान की अगर बात करूं, नुकसान की अगर बात करूं, तो इसमें साइबर धोखाधड़ी का खतरा हो जाता है। उत्पाद को पहले देखकर या फिर छू नहीं सकते, है ना, छू कर खरीद नहीं सकते। डिलीवरी में देरी हो सकता है, या फिर डिलीवरी में कोई सिस्टम है ना, कुछ खराबी हो सकता है। मतलब कि कोई उल्टा पुल्टा कोई सामान, आप सामान कोई पसंद किए और आपका आ गया कोई और सामान, ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिलता है। इंटरनेट पर ही ये निर्भर निर्भर करता है। रिटर्न और रिफंड की भी परेशानी हो जाती है। तो ये सब क्या है भैया, नुकसान है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ई कॉमर्स की दुनिया में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के विभिन्न प्रकार के
मॉडलों पर क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है। ई कॉमर्स की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का क्या मतलब आपने समझा। तो इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का अर्थ होता है कि इंटरनेट या फिर डिजिटल माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं और धन का आदान-प्रदान करना। ठीक, जैसे मान लो बी टू बी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले बी टू सी टू बी, इस तरह से सी टू जी, बहुत सारे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वही है, आप देखोगे ना यहाँ पर वही है बी टू सी, बी टू बी, समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, ई टेलिंग क्या है? खुदरा विक्रेताओं और खरीदारों के लिए इसकी विशेषताओं, फायदे और नुकसान पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले समझिए ई टेलिंग क्या है। ई टेलिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। ई टेलिंग को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका अर्थ है, इसका क्या मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों को सीधे वस्तुओं या फिर सेवाओं की खुदरा बिक्री करना। ठीक, यानी कि ऑनलाइन दुकान के माध्यम से ग्राहकों तक क्या करना, सामान को पहुंचाना। तो ई टेलिंग कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ई टेलिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका ई टेलिंग तो आपने समझा क्या होता है, तो खुदरा विक्रेता क्या होता है इसमें, ये समझिए। ई टेलिंग में अगर मैं खुदरा विक्रेता की बात करूं तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है, ध्यान से समझिए। तो खुदरा विक्रेता एक प्रकार का ना ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति या फिर मान लो ऐसा दुकान होता है जो ग्राहकों को कम मात्रा, एक-एक पीस में मतलब खुला सामान देता है। ठीक है, खुदरा सामान देता है, जिसे रिटेलर भी बोला जाता है। खुदरा विक्रेता को रिटेलर भी बोला जाता है। तो ये मान लो कि एक बोरा कोई मतलब बहुत सारा सामान माल रखा है, मतलब है ना? तो एक छोटा-सा दुकान खोला है, वो 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी बेच रहा है। लेकिन कोई-कोई ऐसा होता है जो 100, 200 किलो बेचता है। तो ये समझ रहे हैं, तो जो 1 किलो बेचेगा वो क्या होगा, खुदरा विक्रेता। समझ में नहीं आ रहा? तो यहाँ पे समझोगे 2 तरीके से, एक होता है स्टूडेंट्स वॉल रिटेलर, एक होता है वॉल, या फिर इसको देखो रिटेलर नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे वॉल सेलर, होलसेलर, ऐसे बोलते हैं होलसेलर। ठीक है, एक मान लो कि होलसेलर है, थोक व्यापारी, और जैसे ये कितना 100 या फिर 500 किलो चीनी दुकानदारों को बेचता है, मतलब एक बार में बोरा बेचता है, बड़ा बड़ा बोरा। तो बोरा बेचता है, ये 1 किलो 2 किलो नहीं बेचता है, तो होलसेलर होता है। दूसरा आता है आपका रिटेलर। यहीं पे अगर रिटेलर होगा तो वो 1 किलो चीनी दे सकता है, तो 1 किलो चीनी दे सकता है, तो ये क्या होता है कि खुदरा विक्रेता, जो 1 किलो देगा वो खुदरा विक्रेता होगा, जो 1 किलो नहीं देगा, जो भाई क्विंटल में ना, मतलब बहुत सारे मात्रा में लेना पड़ेगा तभी देगा, तो वो होता है आपका होलसेलर। समझ में आई ये बात। इसकी विशेषता की अगर बात करूँ स्टूडेंट, तो आप ये समझो कि इसमें 24/7 टाइम में क्या होता है भाई, खरीदारी किया जा सकता है, इसका खरीदारी की सुविधा होता है 24/7। एंड घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करने की सुविधा होती है, डिजिटल भुगतान किया जाता है इसमें, जो यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से। अनेक उत्पादों और ब्रांडों का इसमें विकल्प होता है। ठीक, होम डिलीवरी, ऑर्डर ट्रैकिंग, ये सब चीज़ों का सुविधा है इसमें होता है। इसके फ़ायदे क्या? फ़ायदे में कम लागत में व्यवसाय शुरू किया जा सकता है ना, बिज़नेस शुरू किया जा सकता है इसमें। अधिक ग्राहकों तक जल्दी से पहुँचा जा सकता है। 24 टाइम यहाँ पर बिक्री करना, बेचना संभव है। दुकान के लिए बड़े स्थान की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है? बड़ा नहीं चाहिए भाई कोई जगह कि तभी है ना? बहुत सारा सिस्टम है। और इसमें नुकसान की बात अगर करें, तो ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक हो जाती है, कॉम्पिटिशन बहुत अधिक हो जाती है। ऑनलाइन में जहाँ ज़्यादा फैसिलिटी दिखेगा वहाँ लोग खरीदेगा। साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा की इसमें चुनौती हो जाती है। डिलीवरी और रिटर्न का अतिरिक्त खर्च पड़ जाता है, तकनीकी समस्या देखने को मिलता है, ये सब। ठीक? तो जो इसमें अ, कस्टमर होते हैं, तो उनके लिए क्या फ़ायदा है? कस्टमरों के लिए इसमें ये सब देखो, कस्टमर में आपने ये देखा कि अच्छा इसका फ़ायदा मैंने बता ही दिया। ठीक, कस्टमर का फ़ायदा मैंने बता ही दिया।
कस्टमर में भाई दूर-दूर से है ना, तो कस्टमर को ये फ़ायदा है कि भाई घर बैठे कोई भी काम करता है, समय बचा सकता है, ठीक? आसानी से कीमतों और उत्पादों की तुलना कर सकता है, बहुत सारे खरीदारों को नुकसान आपने क्या कि भाई ये इसमें छू नहीं सकते, छू के सामान नहीं ले सकते, है ना? गलत सामान भी आ जाएगा, ऐसा भी डर होता है, डिलीवरी में देरी भी होता है, बहुत सारे सिस्टम आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की अगर चर्चा करें। क्वेश्चन 9 है वेबसाइट होस्टिंग क्या है? वेबसाइट होस्टिंग के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। वेबसाइट होस्टिंग वह सेवा है जिसमें अ, वेबसाइट होस्टिंग वह सेवा है जिसमें किसी वेबसाइट की सभी फाइलें, फ़ोटोज़, वीडियोज़, डेटा इंटरनेट से जुड़े जितने भी चीज़ है वो सुरक्षित रहते हैं, ताकि लोग किसी भी समय इंटरनेट के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका वेबसाइट होस्टिंग कहलाता है। जैसे कि रहने के लिए घर चाहिए, वैसे ही वेबसाइट को इंटरनेट पर चलाने के लिए भी होस्टिंग चाहिए, ठीक है? अब इसमें इनके प्रकार की बात करूँ तो भैया शेयर्ड होस्टिंग, पहला तो भाई ये नाम आपका आएगा शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है? शेयर्ड होस्टिंग, तो शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है? एक ही सर्वर पर कई वेबसाइट होस्ट की जाती है इसमें। फ़ायदा की बात करें तो इसमें कॉस्ट जो कि कम लगता है। नुकसान की बात करें तो इसमें ट्रैफ़िक बढ़ने पर वेबसाइट इसमें धीमी हो सकती है। दूसरा आपका आता है दूसरा आता है वीपीएस होस्टिंग। इसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो इसमें एक सर्वर को कई वर्चुअल भागों में बाँटा जाता है और प्रत्येक वेबसाइट को अलग-अलग संसाधन मिलते हैं। बेहतर गति और नियंत्रण देखा जा सकता है और इसमें शेयर्ड जो होस्टिंग होती है वो महँगा पड़ता है। और भी इसका तीसरा अगर बात करूँ तो वो होता है आपका डेडिकेटेड होस्टिंग, ठीक है? डेडिकेटेड होस्टिंग, तो इसमें क्या होता है पूरा सर्वर एक वेबसाइट के लिए होता है। सबसे अच्छा प्रदर्शन और सुरक्षा ये करवाता है और सबसे अधिक खर्च भी इसमें होता है भैया। उसके बाद आपका आता है क्लाउड होस्टिंग, ना? क्लाउड होस्टिंग, ठीक? तो क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है? तो वेबसाइट कई सर्वरों के नेटवर्क पर चलती है इसमें, है ना? इसमें जो अगर फ़ायदा की बात करूँ तो भैया ये तेज़, ना विश्वास लायक, आसानी से ट्रैफ़िक समझ लो कि सँभाल सकती है ये क्लाउड होस्टिंग। इस तरह से आपके ठीक है? तो ये सब आपका होस्टिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विभिन्न प्रकार के वेब सर्वर पर क्या कीजिए चर्चा कीजिए, ना? वेब सर्वर। तो यहाँ पे आपको ये वेब सर्वर की बात करूँ तो ये क्या है भाई? वेब या फिर सर्वर आखिर क्या है? तो वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर कहो कंप्यूटर है, जो वेबसाइट की फाइलों को सुरक्षित रखता है और जब भी कोई उपयोगकर्ता ब्राउज़र या फिर क्रोम में वेबसाइट खोलता है, तो वेब सर्वर या फिर वेबसाइट का डाटा उपयोगकर्ता तक क्या होता है, पहुँच जाता है। इनके अलग-अलग प्रकार में देखा जाए, अलग-अलग प्रकार है, तो जिसमें आप कह सकते हो अपाचे वेब सर्वर, ठीक है? तो अपाचे वेब सर्वर में क्या होता है, ये सबसे लोकप्रिय और ओपन सोर्स वेब सर्वर होता है। लिनक्स और विंडोज़ दोनों पर ये काम करता है। सुरक्षित और ये उपयोग में आसान होता है। दूसरा स्टेंस आप बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है? जिसको बुलाता है माइक्रोसॉफ्ट आईआईएस। तो यह जो है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वेबसाइट क्या होती है, विकसित वेबसाइट होती है ये, ठीक है? और ये मुख्य रूप से विंडोज़ सर्वर्स पर चलता है, किस पर? विंडोज़ सर्वर पर ही चलता है ना? एएसपी डॉट नॉट जैसे माइक्रोसॉफ्ट तकनीकों के साथ ये अच्छा काम करता है, ठीक? और भी बात करूँ मैं, ये है आपका एंजन एक्स, ठीक?
तो ये क्या होता है, ये जो है कि ये सर्वर क्या करता है, ये जो सर्वर है ये तेज गति और बेहतर प्रदर्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। अब खास करके इसका विंडोज में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अधिक ट्रैफिक वाली वेबसाइटों का इसमें उपयोग होता है, कम संसाधनों का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक, इसी में आपका आता है लाइट स्पीड वेब सर्वर। ठीक, तो लाइट स्पीड वेब सर्वर या तेज और सुरक्षित वेब सर्वर होता है। ये अपाचे के साथ भी आसानी से काम कर सकता है। ई-कॉमर्स और अधिक ट्रैफिक वाली वेबसाइटों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आपने ये सब देख लिया, ठीक है? वेबसाइट्स। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए स्टूडेंट टाइम, अब मैंने देखो आपको ना समझाना था कि आपको ये समझ में आए कि ई-कॉमर्स क्या है, क्या-क्या होता है। तो ई-कॉमर्स समझा दिए, कुछ क्वेश्चन समझा दिए, तो आप जितने भी क्वेश्चन्स हैं ना आप अपने से भी पढ़कर समझ सकते हो। तो वीडियो को रोक-रोक कर इसका क्वेश्चन आंसर समझिए, या फिर आप लोग पीडीएफ जल्दी परचेज़ कर लिए। एग्ज़ाम देने से 1 घंटा 2 घंटा पहले भी अगर पीडीएफ परचेज़ करेंगे बहुत ही मज़ा आएगा और यहीं से क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं। सो ई सेवाएँ क्या है? ई सेवाओं के विभिन्न लाभों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, साइबर सुरक्षा क्या है? इसके प्रकार बताइए। 13 में है, ऐप की विकास प्रक्रिया के चरणों पर चर्चा कीजिए। 13 में देखिए ई-कॉमर्स समाधान डिज़ाइन करने के लिए एसडीएलसी चक्र के क्या? एसडीएलसी चक्र के चरणों की व्याख्या कीजिए। 16 में है 1990 के दशक से आज तक भारत में ई-कॉमर्स गवर्नेंस की यात्रा कैसी रही? इस पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 17 है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बीच अंतर स्पष्ट करें। कट गया यहाँ पर, प्लेटफॉर्म का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है, साइबर अपराध क्या है? आजकल होने वाले विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, साइबर फॉरेंसिक क्या है? साइबर फोरेंसिक क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित इसको समझाइए। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में है, प्रत्येक के लिए उपयुक्त उदाहरणों के साथ निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। ई गवर्नेंस और गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के विकास पर क्या कीजिए? गार्टनर ग्रुप इंक का क्या कीजिए? इंक का मॉडल के बारे में बताइए। और नंबर में है, ई कॉमर्स वेब पोर्टल पर उपलब्ध सभी सॉफ्टवेयर सुविधाएं मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन इंटरनेट के माध्यम से लोकप्रिय रूप से पहुंचने योग्य है ये। ये नीलामी खरीदने वाली कंपनियां और पूर्व योग्य आपूर्तिकर्ताओं की इस ऑनलाइन वास्तविक और समय की गतिशील बातचीत। ये सब देख लीजिए स्टूडेंट, फिर आपका आप लोग व्हाट्सएप से ये परचेज कर लीजिए जल्दी, ठीक है? एग्जाम देने से पहले 1-2 घंटा के पहले भी बहुत ही काम आने वाला ये सब चीज़ है आपका, 1 घंटा 2 घंटा पहले भी। लेकिन फिर भी आप पहले जल्दी खरीद खरीद लीजिए, आप इसको परचेज़ कर लीजिए, इससे आपका रिवीज़न में आपको टाइम मिल जाएगा और आप अपना एक बार रिवाइज़ कर लीजिए एग्जाम देने से पहले। तो देखिए आपके एग्जाम में अंतर वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विंडोज़ और लिनक्स में क्या अंतर है ये बताना है। वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर बताना है।
सब। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स, इनमें डिफरेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एनईएफटी और यूपीआई, इंटरनेट और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, स्पाईवेयर खतरे बनाम फिशिंग। ठीक है, ये वर्सेस होता है। डिजिटल हस्ताक्षर वर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। आईटी आईटी अधिनियम 2000 वर्सेस आईटी संशोधन अधिनियम 2008। बाकी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस लिया मैंने, बहुत सारे, मतलब इनसे बाहर कुछ भी ना आए। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है, तो आप लोग फटाफट ये पीडीएफ को परचेस कर लीजिए, अपना आप रिविजन करते रहिए, ठीक है। कुछ टिप्पणी भी है, बताओ। और कौन देगा इतना इतना सारा, कौन देगा बताओ? आप लोग कहीं भी ढूंढोगे जल्दी नहीं मिलेगा इतना अच्छा सा इच लैंग्वेज वाला, ठीक है। नोट्स, क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा? इतना अच्छा आप लोगों को चैनल मिल रहा है, सपोर्ट करो। जाइए आप लोग व्हाट्सएप से परचेस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो पहले बाय। जन स्टूडेंट्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जन स्टूडेंट्स बोलिए एक बार फिर से, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, एंड ऑल द बेस्ट।